कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है, लेकिन ये बात सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि अगर इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है तो वो कौन से कारण होते हैं, कौन से हालात होते हैं जो एक इंसान को तो भला बने रहने का साहस देते हैं तो वहीं दूसरे को बुरा बन जाने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सही रास्ते का चुनाव करने वाले देर से और मुश्किल से ही सही पर अपनी मंजिल पर पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव करने वालों का क्या हश्र होता है या हो सकता है, ये हम देखेंगे क्राइम पेट्रोल डायल 100 की हमारी आज की इस कहानी में। चल चाबी दे, जल्दी जल्दी। मुझे डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो। जो भी करना है बहुत जल्दी करो और निकलो। ये हमारा बेटा बिट्टू है, कल रात से गायब है और हमको तो लगता है कि स्वीटू और उसकी बहनों ने इसका किडनैप करके इसको कहीं छुपा दिया है साहब। ये स्वीटू कौन है? बहू है हमारी सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, यानी अपने पति को? हाँ सर, वो हमने उससे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। हमने शादी कर ली क्योंकि हम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसीलिए बिट्टू हमारा घर छोड़कर उस लड़की के साथ अपने ससुराल में रहने चला गया। फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके बेटे का किडनैप हो गया? सर कल रात से उसका फोन बंद है, स्विच ऑफ बता रहा है, कई बार मिलाया हमने। हमको बहुत चिंता हुई सर, तो हम उसके घर गए, उस लड़की के घर, पर उन लोगों ने हमारी बात का जवाब तक नहीं दिया, यहाँ तक कि हमें घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। सर हर्ष सर, तुम इस स्वीटो के घर जाके पता लगाओ कि मामला क्या है। ओके सर। देखो इन्होंने मेरी बहन की हालत की, देखो ना कैसे मारा उसने। अरे इस पागल होते हैं, लेके चलिए साहब। सर मैं तो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई थी वहाँ। मैं भला क्यों किडनैप करूंगी उन्हें? बहुत प्यार करते हैं सर हम एक दूसरे से। उनके माँ बाप तो शादी के खिलाफ थे हमारे, वो तो चाहते थे कि बिट्टू जी हमें छोड़कर उनके पास लौट जाए। सर उन्हीं ने कहीं छुपाया होगा उनको। जो लोग सर अपनी बहू को मारने के लिए गुंडे भिजवा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। साहब गुंडे ना है, मौसेर भाई है बिट्टू के, और उस लड़की को हमने ना मारा है, उसकी अपनी बहन ने मारा है। खतरनाक और चालाक लड़कियां हैं सर, उन्होंने हमारे बिट्टू को फंसाया, वरना हमारा बिट्टू कभी उस मोटी लड़की से शादी नहीं करता। खतरनाक हम नहीं, उनकी माँ है सर। शादी के दिन ही जान ले ली होती उन्होंने अपने बेटे की, अगर हम ना होते तो। माँ हमारी बात तो सुनो माँ। मत कहो हमको माँ। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से शादी करने की? माँ हम बता रहे। चुप करो, हम तुमको छोड़ेंगे? माँ तुम्हारी जबान नहीं है। खबरदार हमारे पति को हाथ लगाया तो। उसके बाद भी चैन नहीं मिला उनको, गुंडे बेचकर हमें धमकियां दिलवाई है उन्होंने। एकदम सफेद झूठ है सर, अरे कोई धमकी नहीं दी हमारे भांजों ने, वो तो बिट्टू को समझाने गए थे। सर जो लड़कियां अपनी माँ पर जुल्म कर सकती है, उनकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो आप? निम्मी नाम है ना आपकी माँ का? कहाँ है वो? सर वो मंदिर गई है, उन्हें पूजा करने में काफी वक्त लगता है, बस आने ही वाली होंगी। सर जब हम बिट्टू को ढूंढने गए उनके घर, तो निम्मी निकल कर नहीं आई, शायद वो अपने घर में थी ही नहीं। वही एक अच्छी औरत है उस घर में, उसने जरूर हमारे बिट्टू को बचाने की कोशिश की होगी और इन लड़कियों ने उसे कुछ कर दिया होगा। क्या वाकई में बिट्टू का अपहरण किया गया था, या फिर वो अपनी मर्जी से अपनी पत्नी और बाकी रिश्तों से मुंह मोड़कर कहीं चला गया था? बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी थी, लेकिन पहली नजर में ये मामला पारिवारिक कलह का एक साधारण सा मामला नजर आ रहा था।
लेकिन पुलिस के साथ साथ इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने अपने सपने तक में यह कल्पना नहीं की होगी कि साधारण सा दिखने वाला यह मामला तहकीकात शुरू होते ही मेरठ शहर में अब तक घटे सबसे संगीन और घृणित आपराधिक मामले में बदल जाएगा। ए सुनो, ये मंदिर कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है? साहब ये 12 से 4 बंद रहते हैं। इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, साहब ये सोमवार और शनिवार को यहाँ आती है। आज तो बुधवार है, आज तो नहीं आई। हेलो सर, निम्मी यहाँ नहीं आई। उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। यानी कि निम्मी वाकई मिसिंग है। क्या? लेकिन वो तो हमसे यही कहकर गई थी कि वो मंदिर जा रही है। आप लोगों की माँ का फ़ोन सुबह से बंद जा रहा है। आप लोगों को टेंशन नहीं हुई? लेकिन सर मम्मी जब भी मंदिर जाती है वो हमेशा ही अपना फोन बंद करती है, तो हमें लगा ही नहीं कि वो कहीं और। हम आपसे कह रहे हैं सर, उस लड़की ने जरूर अपनी माँ को कुछ कर दिया होगा। निम्मी भी हमारी तरह इस रिश्ते के खिलाफ थी। इस खिलाफत की कोई खास वजह? वो तो हम नहीं जानते सर, लेकिन उस लड़की स्वीटो ने उस दिन अपनी माँ के साथ जो किया उससे हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। क्या किया था उसने? इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं वो मुझ पे? ये सच था कि शुरुआत में मम्मी हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने हमें सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं, वो हमारे लिए बहुत खुश भी थी। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक घर से 2 लोग गायब होते हैं। एक उस घर का दामाद बिट्टू और दूसरी उसकी सास निम्मी। बिट्टू की मां का कहना है कि बिट्टू को उसकी पत्नी स्वीटो ने किडनैप किया है अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर। लेकिन एक पत्नी ऐसा क्यों करेगी अपने पति के साथ, वो भी तब जब वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ उसके घर पे रह रहा। सर, अगर हम ये बात मान भी लें कि बबीता ने बिट्टू का किडनैप उसे स्वीटो से अलग करने के लिए किया है, फिर भी वो ये बात जानती है कि बिट्टू जब भी उसके चुंगल से छूटेगा वो सीधा स्वीटो के पास जाएगा, तो फिर वो ये किडनैपिंग करेगी क्यों? एक सवाल यह भी उठता है कि इस पूरे मामले में निम्मी का गायब होना कहां फिट बैठता है। उसके गायब होने से किसी को क्या हासिल होगा? वो खुद कहीं चली गई है या फिर उसे वाकई किसी ने गायब किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि मिसिंग के ये दोनों मामले कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है? इन सास और दामाद को ढूंढने के लिए पहले हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इस निम्मी के बारे में हमें और कहां से पता चल सकता है? सर, प्रेमपुरी में इसकी किराने की दुकान है, हम वहां जाके पूछताछ कर सकते हैं। एक काम करो, बिट्टू और निम्मी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और हम उस किराने की दुकान पे जाके पूछताछ करते हैं। ओके सर। सर, यही दुकान है। ये निम्मी जी की दुकान है ना? हाँ सर। तुम कब से काम करते हो यहाँ पर? सर करीब 1 साल से। बहुत भली महिला थी, कई सालों से यहाँ दुकान चला रही थी। जब बच्चियाँ छोटी थीं तभी उनके पति का देहांत हो गया था, तब से अकेली ही पाल रही तीनों बच्चियों को। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी? सर घर में झगड़ा हुआ हो तो उनकी काम वाली बता सकती है। यहाँ कुछ दिन पहले बबली दीदी से जरूर झगड़ा हुआ है। ये लीजिए। कितना हुआ? आपका 540 हुआ। अरे भाभी जी कुछ तो कम करिए, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ ना। अच्छा ठीक है, आप 500 दे दीजिए। क्यों? सामान क्या मुफ्त में आता है? हाँ, धंधा चला रही है, लंगर चला रही है यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं डिस्काउंट देने की, पूरे 540 रुपए लो। साहब मैं पिछले 2 सालों से इनके घर में काम कर रही हूँ, लेकिन उनकी बेटियों से कभी उनको झगड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन कुछ दिनों पहले बिट्टू। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी सर। सर, बिट्टू और निम्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। दोनों की फोन्स की लास्ट लोकेशन सेम है, जैन नगर। इसका मतलब ये तो साफ है कि दोनों गायब होने से पहले एक साथ थे और हो सकता है कि अभी भी साथ में हो। लेकिन ये लोग जैन नगर गए क्यों होंगे? इन्हें पहचानते हो? ये यहाँ पर आए थे? हाँ साहब, ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वो सीसीटीवी काम करता है क्या? हाँ साहब, काम करता है। सर, ये देखिए।
हाँ सर, मैं उनका पीछा कर रही थी क्यों? क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था उन दोनों के अफेयर का। तुम्हारी माँ और बिट्टू का अफेयर? तो इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और शायद इसलिए मम्मी नहीं चाहती थी कि बिट्टू और स्वीटू की शादी हो, क्योंकि वो खुद बिट्टू के साथ। तो फिर उस दिन तुमने कहाँ तक पीछा किया उन लोगों का? कहाँ गए थे वो लोग? नहीं पता सर, मैंने उनका पीछा किया तो था, लेकिन मेट्रो प्लाजा के सिग्नल पर वो लोग सिग्नल क्रॉस कर चुके थे और मुझे रेड लाइट की वजह से रुकना पड़ा था। फिर मैं उनसे नहीं मिली, मुझे लगा वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। एक माँ का अपनी संतान से और संतान का अपनी माँ से रिश्ता कितना गहरा और पवित्र होता है, ये बयां करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो संतान बेटी हो तो इस रिश्ते की गहराई और पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बबली का अपनी माँ पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाना कोई साधारण बात नहीं थी। तो क्या बबली अपनी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उससे किसी बात का बदला ले रही थी? और अगर हाँ, तो उसकी माँ निम्मी ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि एक बेटी के दिल में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत भर गई थी? या फिर बबली सच कह रही थी और वाकई में बिट्टू और निम्मी के बीच में नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थाम कर कहीं भाग गए थे? लेकिन अगर ये सच था तो फिर निम्मी किसी कैद में क्यों नजर आ रही थी? कौन उसे टॉर्चर कर रहा था और बिट्टू नजर क्यों नहीं आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बिट्टू ही था जो उसे कैद करके उस पर जुल्म ढा रहा था? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर वो खुद कहां था? ऐसे अनगिनत सवाल थे जो जवाबों का इंतजार कर रहे थे। स्वीटू, ये क्या कर रही है तू? हाँ, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना ये सब खाने से? बिट्टू जी मम्मी के साथ भाग गए। तू मान या ना मान, ये सब मम्मी की वजह से हुआ है, समझी? सर, निम्मी का कॉल रिकॉर्ड काफ़ी उलझन वाला है। अगर एक दो नंबर छोड़ भी दे जाए तो बाकी सभी नंबर सिर्फ और सिर्फ मर्दों के ही हैं। काफ़ी लेट नाइट कॉल्स भी हैं सर, इनमें से कोई भी नंबर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का नहीं है। ठीक है, बुलाओ इन सबको। ओके सर। नहीं सर, तुम्हारे फोन नंबर मिले उसके कॉल रिकॉर्ड से जिसमें तुम लोगों ने इनसे बात की है बहुत देर तक। इसलिए जो पूछा जाए उसका सही से जवाब दो। कहाँ मिले हो तुम इससे? हाँ बोलो, मिले हो कि नहीं इससे? सर, मुझे पार्क में मिली थी सर, मुझे बार में। हाँ सर, सामने से आई थी। हम 2-3 रातें हमने साथ में गुजारी, फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया। सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक हफ्ते में 4 बार मिले, लेकिन उसके बाद उसने कह दिया कि मुझे आइंदा फोन मत करना। यानी ये निम्मी कोई सती सावित्री नहीं है? लगता तो ऐसा ही है सर। और हाँ सर, एक बात और, बिट्टू के पुराने कॉल रिकॉर्ड से कुछ बातें सामने आई हैं। बिट्टू और स्वीटो की शादी से पहले बिट्टू और निम्मी के बीच में काफ़ी बातें भी हुआ करती थी। इसका मतलब बबली सच कह रही है? ये गैस है सर। हो सकता है कि निम्मी के जिन जिन लोगों के साथ अफेयर थे उनमें से कोई एक निम्मी को लेके पॉजिटिव हो गया हो और उसे निम्मी और बिट्टू के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और इसी जलन के चलते उसने उन दोनों के साथ कुछ गलत किया हो। आई मीन मर्डर सर। पॉसिबिलिटी तो है, और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें हर उस आदमी को चेक करना होगा जिसका पिछले कुछ महीनों में निम्मी के साथ अफेयर था। राइट सर। पता लगाओ। ओके सर। निम्मी के लवर्स के बारे में कुछ पता चला? जी सर, पिछले 6 महीनों में कुल 32 लोगों के साथ इसके अफेयर रह चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम लोगों को तो हम चेक कर चुके हैं। चक्कर कम डाला कर। जी सर। लेकिन सर, उनमें से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम शक कर सके। लेकिन सर, एक फार्म हाउस का एड्रेस मिला है जहां निम्मी अक्सर इन लोगों को लेके जाया करती थी। कहाँ है ये फार्म हाउस? सर, ये तो बिट्टू की बाइक है। ब्लड मार्क्स। तलाशी लो हर जगह।
सर ये देखिए सर, यहाँ पे खुदवा। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो फिर निम्मी कहाँ है? एक शख्स की गुमशुदगी से शुरू हुए इस केस में अवैध संबंधों की कालिक के बाद अब खून का लाल रंग भी मिल चुका था। बिट्टू की हत्या हो चुकी थी और उसकी लाश निम्मी के फार्म हाउस से मिली थी। लेकिन 3 दिन पहले निम्मी के साथ निकला बिट्टू यहां अकेला था। ना तो यहां निम्मी थी और ना ही उसकी लाश, और ना ही पुलिस को कोई ऐसा सुराग मिला था जिससे कातिल का अंदाजा लगाया जा सके। शक की सुई निम्मी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि निम्मी ने ही बिट्टू का कत्ल किया है और फरार हो गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि निम्मी किसी की कैद में थी और यातनाएं झेल रही थी। इस बात से यह साफ हो रहा था कि निम्मी और बिट्टू के अलावा इस पूरे मामले में कोई और भी था जो छिपकर ये खेल खेल रहा था। हाँ? तेरे शरीर की तरह ना तेरे दिमाग में भी चर्बी पड़ी है। तुझे समझ में नहीं आता है, बिट्टू मर चुका है। तुझे अभी ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम सब। कुछ नहीं हुआ बिट्टू जी को। बिट्टू जी जिंदा है। मर गए वो, अब कभी लौट कर नहीं आएंगे वो। नहीं, बिट्टू जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सर बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी और टाइम ऑफ डेथ है 12 फरवरी शाम 4 से 5 बजे के बीच। उसी दिन जिस दिन निम्मो और बिट्टू गायब हुए थे। हर्ष, मुझे स्वीटो पे शक हो रहा है। हो सकता है सब कुछ इसी ने प्लान किया हो, अकेले या अपनी एक या दोनों में से किसी बहन के साथ मिलकर। अपने पति का अपनी माँ के साथ अफेयर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और उसने उसका मर्डर कर दिया होगा, और हो सकता है निम्मी का भी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि निम्मी ने बिट्टू का मर्डर किया हो और उसके बाद वो भाग गई हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसका ऐसा कुछ भी करने का कोई मोटिव दिखाई नहीं देता। हर्ष, स्वीटो और उसकी दोनों बहनों के फोन्स की लोकेशन चेक कर, पता करो कि जब बिट्टू का मर्डर हुआ था तो उस वक्त ये तीनों कहाँ थे। ओके सर। हमारा बिट्टू। हेलो, सब इंस्पेक्टर हर्ष है क्या? कब? हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर बबली का फोन था। स्वीटो ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सिटी हॉस्पिटल लो। कैसे हुआ ये सब? कल रात को खाना खाने के बाद हम सब लोग सोने चले गए थे। फिर रात में जब मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मैंने देखा कि सर तीनों बहनों का फोन लोकेशन क्लियर है। जिस वक्त बिट्टू का मर्डर हुआ उस वक्त स्वीटो और हनी घर पर थी, बबली अपनी दुकान पर थी। सर इसके अलावा स्वीटो के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्वीटो ने ये सब किया होगा। हर्ष, उसने अपनी जान लेने की सिर्फ कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश, जो कि हो सकता है एक नाटक हो। स्वीटो और उसकी बहनों की खुद को हमारी नजरों में मासूम साबित करने की कोशिश। इस सुसाइड अटेम्प्ट और मोबाइल रिकॉर्ड्स के क्लीन निकलने से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है ये काम उन्होंने किसी और से करवाया। हमें इनकी सच्चाई जानने के लिए इनकी जिंदगी में गहराई तक जाना होगा। ये लड़की यहाँ पे आई थी। देखो इस लड़की के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चल चुका है कि लड़की यहाँ पर रेगुलर आती थी और तुम्हारे होटल की रेपुटेशन भी हमसे छुपी हुई नहीं है, इसलिए चुपचाप सच सच बता दो। जी सर, ये अक्सर हमारे यहाँ रूम बुक करवाने आती है। अकेले आती थी या किसी और के साथ? एक आदमी होता है इसके साथ अक्सर, और सर इसके अलावा भी अलग अलग आदमियों के साथ आती है। उनकी कोई आईडी? हाँ सर। सर ये आदमी अक्सर इसके साथ आता है और बाकी लोगों की भी आईडी है हमारे पास। बिट्टू शर्मा? जी हाँ, मेरे अफेयर्स है कई लोगों के साथ। बचपन से ही अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा है मैंने। बहुत नफरत होती थी मुझे, बहुत गुस्सा भी आता था उन पर। पहले तो मैं ये सब सिर्फ उन्हें तकलीफ देने के लिए करती थी, लेकिन अब तो ये बहाना बन गया जिंदगी की परेशानियों से, अपने अंदर की घुटन से दूर जाने का बहाना। लेकिन मेरा अफेयर बिट्टू के साथ नहीं था। तो फिर अनूप नगर के होटल में उसके साथ क्या करने जाती थी? वो मुझे ले जाता था उसके धंधे का ऐड करवाने के लिए। मतलब
बिट्टू पैसों के लिए बड़ी उम्र की औरतों के साथ बकवास कर रही है लड़की से। हमरा बिट्टू इतना गिरा हुआ काम कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या काम करता था वो अपना खर्चा चलाने के लिए? किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, यही बताया था उसने मुझे। लेकिन फिर तुमने उसका खून क्यों किया? मैंने उसे नहीं मारा है सर। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो उसको उसके धंधे में मदद करती थी और बदले में वो मुझे अच्छा खासा कमीशन देता था, और इसके अलावा वो मेरी बहन का पति था सर। तो मैं उसे क्यों मारूंगी? सर, बबली ने जो भी हमें कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह सच है। मैंने चेक किया सर, बिट्टू के बैंक अकाउंट में कुछ अननोन औरतों के अकाउंट से पैसे आने की एंट्रीज है सर। जब जब ये पैसे आए हैं तब बिट्टू ने बबली के अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर किया है। बड़ी अजीब सी फैमिली। ऐसा लगता है कि इन सब के बीच में कुछ कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा नीचे गिर सकता है। हर्ष, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम बिट्टू के किसी क्लाइंट के हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर को? सर, बिट्टू के मामले में तो ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन निम्मी इसमें कहीं फिट नहीं बैठती सर। बिट्टू का कोई दुश्मन निम्मी को क्यों मारना चाहेगा? हो सकता है कि बबली की तरह निम्मी भी बिट्टू की पार्टनर रहे। इस सूरत में यह पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिर जिस तरह की ये फैमिली है, यहां तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सर, खबरी का फोन आया था, बिट्टू का एक कनेक्शन निकल कर आया। किसके साथ? सर, बबली और स्वीटो की छोटी बहन हनी के साथ। व्हाट? हाँ साहब, मैंने ही भेजा था मेरे भांजों को उन लड़कियों को धमकाने के लिए। उन्होंने मेरा इकलौता बेटा मार डाला। मेरा घर, मेरी कुक सब सूनी कर दी। मैं और क्या करती सर? आपके गुस्से और तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में लेने की आपको इजाजत नहीं है। आप 2 बार ये गलती कर चुकी हैं, फिर भी मैं आपको जाने दे रहा हूं। लेकिन अब अगर आपने ये गलती दोहराई तो आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। अगर वो लोग वापस आ गए तो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये पूरा मामला ही नहीं हुआ होता अगर तुम लोगों ने गलती न की होती। हमारी गलती मतलब? अगर आपने बिट्टू और अपने माँ के बीच की अफेयर वाली बात और बिट्टू के मेल प्रोस्टिट्यूट होने वाली बात हमसे ना छुपाकर हमारा वक्त बर्बाद नहीं किया होता और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद की होती, तो हम उस फार्म हाउस तक जल्दी पहुंच गए होते। और आपकी ये छोटी बहन, ये तो अभी भी हमें नहीं बता रही है कि इसका भी बिट्टू के साथ अफेयर था। हनी? झूठ मत बोलना। हमारे एक खबरी ने कई बार तुम्हें बिट्टू से अकेले में मिलते जुलते देखा है। सब मेरा अफेयर जीजू के साथ नहीं था, मुन्ना के साथ था। मुन्ना, बिट्टू का कजन? हाँ। तो फिर तुम बिट्टू से अकेले में मिलने क्यों जाती थी? सिर्फ 1 या 2 बार मिले थे हम, वो भी जीजू ने बुलाया था ब्लैकमेल करने के लिए। बिट्टू तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्यों? मुझे मम्मी और उनके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और वो भी मुन्ना और मेरे अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे। इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर मैंने ये बात स्वीटो दीदी या किसी को भी बताई तो वो मुन्ना और हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता देंगे। और मुन्ना शादीशुदा था, इसलिए मैं डर गई थी और चुप थी अब तक। मेरे पति पे डोरे डालती है तू? मेरे पति पे? बहुत हो गया तुम तीनों बहनों का। मार इसको। क्या कर रहे हो? प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज। सर, हनी के इस खुलासे के बाद तो अब वो भी हमारे शक के दायरे में आ चुकी है। बिल्कुल। बबली, स्वीटो, निम्मी और अभी हनी, इन सब के पास मोटिव था बिट्टू को मारने का, लेकिन इनमें से कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता। तो या तो ये चारों आपस में मिले हुए हैं या इनमें से किसी एक ने ये काम किया है किसी बाहर वाले की मदद से। लेकिन वो कौन हो सकता है सर? यही तो पता लगाना है हर्ष। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? व्हाट? ओके सर, बबली और हनी का मर्डर हो गया है। क्या? सर, ऊपर कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन स्वीटो गायब है। तुम्हें पता है स्वीटो का है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। चलो हर्ष।
हर्ष, हमें जल्द से जल्द स्वीटो को ढूंढना होगा। हो सकता है कि इस मर्डर में उसी का हाथ हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्वीटो जा कहाँ सकती है। हर्ष सर, ये जो आदमी देख रहे हो, पता लगाओ ये कौन है। मैंने इसे कई बार इस घर के आसपास मंडराते हुए देखा है। ओके सर। ए सुनो, निम्मी के घर का लैंडलॉर्ड है ना तू? हाँ मैं हूँ। ये फोन तेरा? हाँ? हाँ। ये सब क्या है? क्या ये सब? साहब वो ऐसे ही फोटो खींचा मैं। ऐसे ही फोटो खींचा था? हाँ? ऐसे ही फोटो भी रखी उनकी? सब बता दो साहब। बोल। साहब मेरी उम्र 41 साल की है साहब, शादी हुई नहीं साहब। हनी और बबली दिमाग से तेज थी, मुझे लगा कि स्वीटो बोली है, उस पर चांस मारूंगा तो दाल गल जाएगी मेरी। बबली और हनी को क्यों मारा तूने? हाँ? मारा नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, खाली स्वीटो को अपने घर पे लेके गया साहब। क्या? स्वीटो तेरे घर पे? हाँ। देखिए रोना बंद कीजिए, इस तरह से रोना अच्छा नहीं है। देखिए आप रास्ते पे हैं, देखिए परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे इधर चलिए, आराम से बैठते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, चलिए। हाँ ये झूठ बोल रही है, लेकिन अगर ये सच बोल रही है तो फिर उन दोनों को किसने मारा होगा? सर स्वीटो के अलावा बिट्टू के घर वाले हो सकते हैं, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इन बहनों के ऊपर पहले भी वो 2 बार अटैक कर चुके हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर उन लोगों को इनको मारना होता तो पहले ही मार सकते थे। ये कोई और है हर्ष। एक काम करो हर्ष, हर डिटेल, हर रिकॉर्ड को फिर से अच्छे से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कोई तो डॉट है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ओके सर। हाँ ओके सर, निम्मी के कॉल रिकॉर्ड से एक इंफॉर्मेशन सामने आई है सर। एक नंबर मिला है उसके पति नरेश का। निम्मी का पति? लेकिन उन लड़कियों के अलावा बाकी सबका तो ये कहना है कि वो 15 साल पहले मर चुका है। वो जिंदा कैसे हो गया? सर हमने उस नंबर को ट्रेस करवा के इन्फॉर्मेशन निकलवाई। सर वो मरा नहीं था, बल्कि 7 साल से जेल में था। तो फिर निम्मी ने सबसे ये क्यों कहा कि उसका पति मर चुका है? कुछ पता चला कहाँ रहता है वो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी निम्मी ने। कई और मर्दों के साथ उसके संबंध थे। मैंने लाख समझाया उसे, पर वो नहीं मानी। मैंने अपनी बच्चियों का वास्ता दिया, मैंने उस पर थोड़ी सख्ती की तो उसने अपने आप को घायल करके मुझ पे दहेज और अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। और जेल से छूटकर तुम यहाँ आ गए? जेल से छूटने के बाद मुझे पता चला कि मेरा घर और मेरी थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर वो कहीं चली गई है। मैं उसे ढूंढता रहा और जब मुझे पता चला वो यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। जिस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे मिलने की तुम्हारी इतनी बेकरारी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं निम्मी से मिलने नहीं आया था सर, मैं अपनी बच्चियों से मिलने आया था। यहाँ आकर किसी तरह मैंने उसके फोन का पता किया और जब मैंने उससे बात की कि मुझे अपनी बच्चियों से मिलवा दो तो उसने मना कर दिया और कई दिनों से तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो इसलिए कि वो गायब है, हम उसे ही तलाश कर रहे हैं। और एक बात बड़ी दुख से हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी बेटी बबली और सबसे छोटी बेटी हनी, इन दोनों का खून हो गया। हर्ष, किसी को इस नरेश पे नजर रखने को बोलो, क्योंकि अभी तक हमें मिले सभी सस्पेक्ट में से इसके पास निम्मी को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह है। हो सकता है कि अपने 15 सालों की भरपाई करने के लिए इसने निम्मी के साथ ये सब किया। यू आर राइट सर, मैं अभी किसी कांस्टेबल को उसके ऊपर नजर रखने को बोलता हूँ। हेलो, जी हाँ, सब इंस्पेक्टर हर्ष बोल रहा हूँ। क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। निम्मी मिल गई है क्या? नरेश मेरा पति, उससे मैं अपनी बच्चियों को दूर रखना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा और मेरी बच्चियों ने भी। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बच्चियां उनसे दूर रहे और फिर से उनके साथ कोई गलत ना हो। तो वो नरेश था जिसने आपको किडनैप कर वहां रखा हुआ था?
उस दिन जब मैं मंदिर से... निम्मी जी, इस कंडीशन में जब आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, आप झूठ बोलने की जहमत उठा रही हैं। हमें पता है कि उस दिन आप मंदिर नहीं बिट्टू के साथ फार्म हाउस पर गई थी। आगे बोलिए। जब हम वहां से निकले क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाइक सही करके आता हूँ। तो मैं एक बंद कमरे में थी। जिस जगह पर नरेश ने आपको किडनैप कर रखा था, उसका एड्रेस तो आपको पता होगा। इंदिरा नगर 26/108। सर, निम्मी ने जो हमें घर का एड्रेस दिया था, मैंने उसके ऑनर से बात की। वो दिल्ली में रहता है सर। उसने एक ब्रोकर के थ्रू वो घर रेंट पर दिया था। मैंने उस ब्रोकर से भी बात की। किसे दिया था रेंट? सर, निम्मी के पति नरेश को। इसका मतलब निम्मी सच कह रही, उसे नरेश ने ही किडनैप किया था। लेकिन क्यों? उससे बदला लेने के लिए। उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल जेल में गुजारे। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बच्चियों से मुझे मिलने नहीं दिया। तो मैं उसे कैसे छोड़ देता साहब? बिट्टू बबली और हनी को क्यों मारा? हाँ? मैंने नहीं मारा सर। हम दोनों की खबर तो मुझे आप लोगों से मिली सर। मैं अपनी बच्चियों को बहुत चाहता था। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैंने नहीं मारा सर। सर, बबली और हनी का मर्डर हुआ 18 फरवरी को और निम्मी नरेश के चुंगल से निकल के भागी 20 फरवरी को। इस दिन नरेश के फोन की लास्ट लोकेशन निम्मी के घर के आसपास नहीं थी, लेकिन स्वीटो के मकान मालिक गुड्डू का ये बयान है कि मर्डर वाली रात वो स्वीटो को अपने साथ ले गया था। वहाँ उसने उसे बेहोशी की दवाई दी, बेहोश किया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। तो सर, इन सब बातों के बाद हम स्वीटो के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं? उसके इस लैंडलॉर्ड गुड्डू की डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक करो। और रही बात स्वीटो की, उसे क्लीन चिट देनी है कि नहीं, ये डिसीजन हम उसके डॉक्टर से बात करने के बाद ही लेंगे। राइट सर। उस लड़की पर आपका शक पूरी तरह से बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब। हमने उसका ब्लड टेस्ट किया है एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वो सेडेटिव उसे करीब 18 से 20 घंटे पहले दिया गया होगा, जिसके बाद तुरंत ही वो बेहोश हो गई होगी और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उसे होश आया होगा। तो आपके मुताबिक इस बीच उसका उठना और एक खून करके फिर से लौटाना इज टोटली इम्पॉसिबल। सर, निम्मी के मकान मालिक गुड्डू के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। 12 फरवरी को शाम 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये गुड्डू निम्मी के फार्म हाउस वाली लोकेशन पर ही था। यानी कि ठीक उस दिन और वक्त जब बिट्टू का मर्डर हुआ। हाँ सर। 12 फरवरी को निम्बू के फार्म हाउस में तू ही गया था ना? हाँ? क्यों गया था? तूने मारा ना बिट्टू को? मैंने मारा था। क्यों मारा तुमने बिट्टू को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? बिट्टू था ना साहब, एक नंबर का कमीना था। वो निम्मी के साथ भी उसने चक्कर चला के रखा था साहब। इसके लिए अपनी स्वीटों को उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए साहब मैंने मार दिया। हनी और बबली को भी तू नहीं मारा है ना? मैंने उन लोग को नहीं मारा साहब, अपनी स्वीटों की कसम खा के बोलता साहब, मैंने उन लोग को नहीं मारा है साहब। सर, जिस नंबर से इंदिरा नगर थाने में कॉल करके निम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसे ट्रेस कर लिया गया सर। सर, आपको जान के हैरानी होगी सर, बबली और हनी की मौत के बाद यही नंबर उन्हीं के घर में एक्टिव भी था। किसका नंबर है? माँ नहीं, डायन हो तुम। तुम्हारी वजह से हम तीनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं हर एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। मेरे बिट्टू जी को छीन लिया ना तुमने, मेरी बहनों को और मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या कर रहे हो? पकड़ो इसको, पकड़ो। चाकू ले लो इसका हाथ से। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। छोड़ो, शांत हो जाओ। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन फिर अपने ही फोन से अपनी खबर पुलिस को देने की गलती ने तुम्हारा प्लान भी चौपट कर दिया और तुम्हारा खेल भी खत्म। ले चलो इसको। नरेश ने मुझे किडनैप करके एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे वहां से भाग जाने का मौका मिला। फिर मैं सीधी अपने घर पहुंची। बबली, तुम्हारे पापा ने हमें ढूंढ लिया और देखो उन्होंने मेरी क्या हालत की है। अब और बेवकूफ मत बनाओ हमें। और उसके बाद तुम इंदिरा नगर गई और अपने ही फोन से वहां के पुलिस स्टेशन में फोन किया
और एक लावारिस औरत के किसी पार्क में पड़े होने की इंफॉर्मेशन दी और फिर वहां बेहोशी का नाटक करके पुलिस का इंतजार करने लगी। और मैं क्या करती साहब, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपने बच्चियों के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने अपने बच्चियों के लिए जो कुछ भी किया उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं किया, बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से किया, जिसे त्याग नहीं स्वार्थ कहते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है उसे वो वापस मिलता है। सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। अभी तो तुम्हें सिर्फ आधी सजा मिली, बाकी की सजा तुम्हें कानून देगा। नहीं साहब सुने, किसी गलत रास्ते का चुनाव इंसान को किस तरह की बर्बादी की तरफ ले जा सकता है, ये केस इस बात का उदाहरण है। अगर निम्मी चाहती तो अपने पति से अलग होने के बाद अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकती थी, किसी ऐसे इंसान का हाथ थामकर जो उसे समझता, सम्मान देता, उसे प्यार करता। इस तरह उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति भी होती और वो अपनी बेटियों के प्रति अपने फर्ज को भी निभा पाती। लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय अपनी मर्यादा को लांघने का आसान दिखने वाला रास्ता चुना, जिसने उसे अपनी ही बेटियों का कातिल बना दिया। ये केस हम सब के लिए सबक है कि जीवन में आने वाले हर मौके पर हम गलत का नहीं, सही रास्ते का चुनाव करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अरे अरे सना मैम, संभल कर। ये सना फोन क्यों कट कर रही है? चलो भैया। साहब, हमारी बड़ी बहू है सना, आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है, लेकिन तब से उसको कुछ पता नहीं। सर, मैं भी आज शाम से उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उसने कॉल कट कर दिया, बाद में फ़ोन ही बंद कर दिया। सभी रिश्तेदार के घर देख लिए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं है। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए, वो पेट से है। उसके होने वाले बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो जाए साहब। अल्लाह के लिए ऐसी मनहूसियत मत फैलाओ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। साहब, आप उसे ढूंढिए, वापस आएगी तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्यों गई थी, कहाँ गई थी। आप लोग अभी जाइए, सुबह होने तक इंतजार कीजिए, शायद वो वापस आ जाए। हम लोग भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। जाइए। नेगी, सुबह ज्वेलर के पास जाके पता करो कि ये आई थी कि नहीं। सर। सना जी यहाँ पर नहीं आई सर, और अगर आई होती तो मैं आपको जरूर बताता सर। उनकी फैमिली के साथ मेरा घर जैसा रिलेशन है सर। ये सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए जरा। यस सर। हाँ नहीं, बोलो। सर, मैंने ज्वेलरी शॉप ओनर से बात किया, उसने कहा कि सना यहाँ आई नहीं, और सर वो सच कह रहा है, क्योंकि मैंने इस बात को यहाँ की सीसीटीवी फुटेज से भी वेरीफाई किया। तो उसके घर वालों ने झूठ क्यों बोला? आज दोपहर को ये बोलकर गई थी कि साथ वाले सुनारे के पास जा रही है। सर, बातें काफी उलझी हुई लग रही हैं। नेगी, बातें तो तब उलझती है जब उन्हें झूठ के धागों से बुना जाता है। सना प्रेग्नेंट है और गायब है, और यही बात अपने आप में काफी सवाल पैदा करती है। अब हमें ये पता करना है कि कौन झूठ बोल रहा है, सना के ससुराल वाले या फिर खुद सना। सर, ये भी तो हो सकता है कि रास्ते में सना के साथ कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो गई हो और उसे किसी अस्पताल में एडमिट किया हो सकता है। नहीं, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल है, रिक्शा स्टैंड है, वहां पता करो। सना के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी वो भी पता करो। जी सर, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा सना अपनी ससुराल वालों से झूठ क्यों बोलेगी। अभी तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। सना के माँ बाप से मिलकर पता करते हैं कि उसके साथ ससुराल में क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो वाकई किसी मुसीबत में। खुदा के लिए चुप हो जाओ अस्मा, हमारी बच्ची मिल जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है उसे। साहब, हमारी बच्ची, कुछ पता चला उसका? साहब, 8 महीने की प्रेग्नेंट है वो। उसी सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। सना की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि वो अपने ससुराल वालों से झूठ बोलकर घर से निकली? साहब,
मोम थी मेरी बच्ची, लेकिन फरहान से निकाह के बाद औलाद बनकर उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। निकाह के 4 साल बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ ना, तो उसकी सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। सना मेरा बच्चा, बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, तेरे अब्बू अम्मी तेरे साथ है। आसमा बहन, भाई साहब जरा बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। सलमा बहन, खुदा के लिए हमारी बेटी पर रहम कीजिए। अरे रहम कीजिए, रहम कीजिए, और कितनी बार रहम करूं? अगर आप अपनी बेटी के लिए रो रही है ना, तो मुझे भी अपने बेटे की फिक्र है। 2 बार पहले ही बच्चा गिर चुका है। इस बार अगर उसने मुझे घर का वारिस नहीं दिया ना, तो मैं अपने बेटे का दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। हाँ सर, अम्मी सना पे प्रेशर डाल रही थी, लेकिन उन्हें तो बस एक बच्चे की आरजू थी जो अगले महीने आने वाला है। वैसे अम्मी भला सना के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेंगे? साहब, घर में बच्चे की ख्वाहिश रखना कोई गुनाह तो नहीं है ना। ये मेरा बड़ा बेटा है, बिन औलाद रहेगा तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। ये मेरे छोटे बेटे की बीवी आफरीन है, इसको एक बच्ची है। मैं तो इसलिए कह रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं क्यों चली गई। सना कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती थी? सर, मेरे शौहर खुद एक डॉक्टर हैं और सना भाभी की देखरेख वही कर रहे थे। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी? जी नहीं, इस बार की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सना भाभी सिर्फ मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरी भाभी जानती है। उनका यूट्रस वीक था, इसलिए 2 बार उनका मिसकैरेज भी हुआ था। ये ऐसा तो नहीं कि पहले 2 बार यूट्रस कमजोर था इसलिए बच्चा गिराना पड़ा था, और इस बार नीयत कमजोर थी इसलिए बच्चा गिराने का प्रेशर था उन पर। मेरा मतलब लिंग परीक्षण से। देखिए सर, ना तो मेरे घर वालों की ऐसी सोच है और ना इस तरह का कोई गलत काम मेरे क्लिनिक में होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, या फिर बाहर बैठे हुए मेरे पेशेंट से पूछताछ कर सकते हैं। ना तो मैं गलत काम करता हूँ और ना गलत काम में किसी का साथ देता हूँ। सना से आखिरी बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे? घर पे, कल सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त। ठीक है। हेलो, क्या? मैं आता हूं। जब भी कोई औरत गर्भवती होती है तो उसे एक एक कदम संभल कर चलना होता है, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी तकलीफ होगी तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट सना को अगवा करके कौन उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहा था? सना के परिवार में से अब तक किसी को भी फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया था। तो क्या इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद कुछ और ही था? सना के कॉल रिकॉर्ड। सर, सना की सास के मुताबिक सना दोपहर 2 बजे घर से निकली थी ज्वेलर की दुकान जाने के लिए। और सना के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जैसे ही वो घर से निकली, उसने अपने देवर एजाज को फ़ोन किया था। एक बार नहीं, कई बार। उसका फ़ोन शाम 5 बजे स्विच ऑफ हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका फ़ोन जहाँ स्विच ऑफ हुआ, उसकी मोबाइल की लोकेशन एजाज के क्लिनिक के आसपास की ही थी। सर, सना के कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि उसके और एजाज के बीच अक्सर बातें हुआ करती थी। नेगी, ये फैमिली जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। एक ही घर में रहते हुए भाभी और देवर के बीच इतनी सारी बातें, वो भी फोन पर, क्यों? अरे कोई दरवाजे पे आया, तेरा ध्यान ही नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। उमा बहन, सना घर में नहीं है, बाद में आना। कब तक आ जाएगी? जैसे आ जाएगी मैं बुला लूंगी। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे क्यों इतना उदास हो रहा है? देख बेटा, किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। चिंता मत कर, खालिद भाई साहब अभी भी अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करने के लिए तैयार है। तू जब हाँ करेगा मैं तेरा दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। अल्लाह के लिए शर्म कीजिए अम्मी, प्लीज। सना गायब है और आप ऐसे सोच भी कैसे सकती है? अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? क्या मैं नहीं जानती कि तू सना से खुश नहीं था? और मुझे पता है तू रात रात भर किससे बातें किया करता था। देख बेटा, शौहर के कदम तभी लड़खड़ाते हैं जब उनका बीवियों से मन ऊब जाता है, उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, प्यार नहीं रहता। मैं तो कहती है दूसरी शादी कर ले, सना आ जाएगी तो उसे भी रख लेंगे। अम्मी, आपको ना बस अपनी ही पड़ी है। अरे फरहान बेटा, आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? यहाँ मेरी बीवी गुम हो गई है और आप है कि नए किस्से बना रहे हैं? बातें वही होती है जहाँ किस्से बनते हैं। बस बहुत हो गया। आप ऐसे सोच कैसे सकते हैं कि मेरा छोटा भाई मेरी ही बीवी के साथ ये ऐसा कुछ करेगा? फरहान, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए वो हम पर छोड़ दो।
फिलहाल तुम इतना बता दो, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि सना के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा ही था? गलती मेरे से ही हुई है। अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरी बीवी गुम होने वाली है और आप ऐसे बेहुदा सवाल करने वाले हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए पहले से ही मैं पैटर्निटी टेस्ट करवा के रखता। उस दिन एजाज सर और सना मैडम के बीच किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। मैम गुस्से में थी और रोते रोते हॉस्पिटल से अकेले ही निकल गई। ये लड़ाई हुई क्यों थी? ये तो पता नहीं साहब, पर बड़ी बात हुई थी। अपने बेबुनियाद सवालों से इस घर में दरार डालने से अच्छा है कि आप सना भाभी को बाहर जाकर ढूंढ लें, जो कि आपका काम है। अच्छा, तो कुछ सच्चाइयाँ आप लोगों को बता ही देता हूँ। मुझे यकीन है आपके शौहर एजाज ने घर में ये बात किसी को बताई नहीं होगी, लेकिन सना ने घर से निकलने से पहले एजाज को कांटेक्ट किया था। और हाँ, सना किसी ज्वेलर के पास नहीं गई थी, बल्कि एजाज के नर्सिंग होम में गई थी। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से सना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एजाज के नर्सिंग होम के आसपास थी। आफरीन, हम लोग हमारा काम ही कर रहे हैं। देखिए आप मुझे छोड़िए, देखिए आप मुझे छोड़िए, मेरे हॉस्पिटल चुपचाप चलो हमारे साथ। क्या करेंगे मेरे साथ? आपने सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? सर मेरा विश्वास मानिए, सना भाभी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं था जैसा सोच रहे हैं सर आप। सर मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सर। सर सना भाभी नहीं सर, और भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे यहाँ, फीमेल पेशेंट, सबके टच में रहता हूँ सर मैं। टच में नहीं रहता है तू, आमने सामने रहता है। दीपक, सना मैम संभाल कर। तेरे नर्सिंग होम का सीसीटीवी फुटेज है। जब तेरा बयान लिया था तब तूने कहा था कि सना को तो आखिरी बार तेरे घर पर मिला था। तो ये क्या है? सना तुझसे मिलने तेरे क्लिनिक में भी आई थी। बोलेगा या और मार खाएगा? सर आई थी वो मेरे क्लिनिक पे सर, हमारी लड़ाई भी हुई थी सर, लेकिन उसके बाद वो चली गई थी सर। आप चाहे तो वहां के दूसरे लोगों से पूछ सकते सर। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हम तय करेंगे। तू सिर्फ इतना बता दे कि सना के साथ तेरा झगड़ा क्यों हुआ था। सर सना भाभी अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में थी सर, क्योंकि अम्मी आए दिन कुछ ना कुछ उनको सुनाती रहती थी, इसलिए उन्होंने उस दिन सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया, वहां से चली गई। सर मुझे डर था कि डिप्रेशन में आके वो खुद के साथ कुछ करना बैठे सर, इसलिए उस दिन मैंने आपके साथ झूठ बोला सर। नर्सिंग होम के सीसीटीवी और वहाँ के लोगों से बात करने से पता चला कि सना वहाँ से अकेली गई थी और डॉक्टर एजाज आधी रात तक नर्सिंग होम में ही काम कर रहा था। पास में जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। नहीं सर, वहाँ भी पूछताछ कर ली, लेकिन नर्सिंग होम होने की वजह से वहाँ बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, तो कुछ पक्का पता नहीं चल सका। नेगी, इस सना का 2 बार मिसकैरेज होने के बाद वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और गायब हो गई। मुझे लगता है इस फैमिली को अच्छे से टटोलना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे हमें। जी सर। हेलो, शर्म नहीं आई? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच बता? अरे अपनी भाभी के साथ तूने। छोड़ इसे, शर्म तो मुझे आ रही है कि मेरी कोख ने इसको जन्म दिया। सच सच बताइए आप, भाभी के और आपके बीच में क्या चल रहा था? अरे मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था तू? भाई कहलाने लायक कि नहीं है तू? हाथ हटाइए भाईजान। छोड़ो तुम दोनों, जिसकी वजह से तुम दोनों लड़ रहे हो ना, वो तो घर में है नहीं। एक बार उसे घर पे आने दो, मैं क्या हाल करती हूँ उसका। सर, सभी के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। सना के साथ सलमा और उसकी देवरानी आफरीन के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका पति फरहान, लगता है वो उसकी बॉस नेहा का काफी करीबी है। दोनों के बीच लेट नाइट तक फोन पे मैसेजेस और बातें हुआ करती है, और पिछले महीने में फरहान की मोबाइल की लोकेशन नेहा के घर के आसपास 5 से 6 बार थी। हो सकता है फरहान के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ये सना खुद घर छोड़कर कहीं चली गई होगी, या फिर फरहान को अपने छोटे भाई और सना के नजदीकी के बारे में पता चल गया होगा और इस नेहा के चक्कर में उसने उसे गायब कर दिया होगा। स्टाफ से पूछताछ करो कि फरहान और नेहा के बीच क्या चल रहा था। सर अक्सर फरहान और नेहा मैम ऑफिस आवर्स के बाद कैबिन में बंद रहते थे। हाँ सर, मैंने एक दिन देखा था मैडम अपना केबिन लॉक करना ही भूल गई। मैडम के साथ फरहान सर को बहुत बार देखा है। मैडम तो उसे अपनी कार में पिक करती थी उसके घर से। अब तक की तहकीकात में सना के परिवार से जुड़ी काफी अजीब बातें पुलिस के सामने आई थी। बाहर से पुरसुकून दिखने वाले रिश्तों में अंदर से बेकरारी भरी हुई थी। रिश्तों में आई दरारें साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस के शक के दायरे में अब भी परिवार के सभी लोग थे। लेकिन सवाल यह था कि लाचार और बेबस प्रेग्नेंट सना पर यह जुल्म क्यों ढाए जा रहे थे? आखिर सना के साथ क्या होने वाला था?
फरहान के ऑफिस एम्प्लॉय से ये बात कंफर्म हुई है कि फरहान और नेहा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उठाकर लेकर और इस फरहान और नेहा को। जी सर। आज हमारी गाड़ी में बैठो। अरे चल ले चलो इसे। कहाँ लेके जा रहे हो? चला क्यों लेके? अरे क्या बदतमीजी है? लीव माय हैंड। आई सेड लीव माय हैंड। कब से चल रहा है ये सब? 6 महीने से। हम दोनों अपने अपने फायदे के लिए इस रिलेशनशिप में थे। मुझे पैसे और प्रमोशन की जरूरत थी और नेहा को किसी मर्द का साथ। ये हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। हम दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। नहीं सर, मैंने नेहा से कभी प्यार नहीं किया। ये जो सब था वो सिर्फ काम के लिए था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी सना से प्यार किया है सर, और हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम इसे प्यार कहते हो तो फिर धोखा किसे कहते हैं? ओ प्लीज इंस्पेक्टर, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। जो कुछ भी हुआ हम दोनों की रजामंदी से हुआ। उसे जो चाहिए था उससे मिला और मुझे जो चाहिए था मुझे। और हाँ, बाद में मैं उससे प्यार भी करने लगी थी। तो कहीं इस नाजायज रिश्ते को जायज बनाने के लिए तुम दोनों ने सना को गायब तो नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और सेकेंडली इट वॉज जस्ट अ फीलिंग। नहीं नहीं सर, सना माँ बनने वाली थी। मैं भला उसके साथ ऐसे क्यों करूंगा? मैं बताता हूँ। तुम्हारा नेहा के साथ अफेयर चल रहा था। नेहा एक कामयाब औरत थी और तुम्हें कामयाबी का बुखार चढ़ा हुआ। दूसरी बात, सना का और तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा था। ये बात तुम्हें शायद पता चल गई होगी और तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। चल बता दे, कहाँ गायब किया सना को? यकीन मानिए सर, मुझे नहीं मालूम सना कहाँ पे है। मैं मन ही मन बहुत शर्मिंदा हूँ सर। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं मुजरिम हूँ सर सना का। हेलो सर, यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। सर क्या? पीछे आइए, पीछे हो जाइए। ये तो सना है। एक माँ बनने वाली औरत को इस तरह मारने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नफरत, दुश्मनी? सिर्फ माँ को मारा है या बच्चे को भी मारा है? आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर देखा, मैं कहता था ना कुछ नहीं होगा, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन 12 साल बाद मेरी गोद भरी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। चलो मंदिर चलते हैं, भगवान की आशीर्वाद भी ले लेंगे। सर, सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। एक शॉकिंग न्यूज। क्या? इसके मुताबिक सना प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? एजाज कहाँ है? होगा अपने नर्सिंग होम में। क्यों, क्या हो गया? सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। ये नामुमकिन है। आपकी रिपोर्ट ही गलत है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? सोनोग्राफी की रिपोर्ट है हमारे पास। ये देखिए सोनोग्राफी की रिपोर्ट। मेरा बेटा खुद इलाज कर रहा था उसका। अब क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब हम नहीं, आपका डॉक्टर बेटा देगा। अरे सुनो। जी सर। डॉक्टर एजाज कहाँ है? साहब को आज सुबह से मैंने देखा नहीं है, शायद वो नहीं आए हैं। पुलिस के लिए खुलासा हैरान कर देने वाला था कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या सना जानती थी कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट नहीं है? क्या सना मुजरिम थी या फिर वो खुद किसी जुर्म का शिकार थी? उसके साथ ये सब किसने किया था? किसने मारा था उसे? उसके पति फरहान ने, उसकी सास ने, उसके देवर एजाज ने, या उसकी देवरानी आफरीन ने, या फिर कोई और ही था इस साजिश के पीछे?
आफरीन, तुम्हें तो पता ही होगा कि एजाज कहाँ है। जी नहीं सर, मुझे नहीं पता। तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी। सर पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ हरकतें तो चल रही थी और एजाज भी मुझसे कुछ कटे कटे से रहते थे। एजाज आपका फोन। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रहे हैं। और सना भाभी को क्या हुआ? फोन किसका आया था? अब पता नहीं। हेलो। वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मुझे लगा था कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि एजाज अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगे, और अगर उनके पेट में बच्चा नहीं था तो वो उनको धोखे में क्यों रखेंगे? एक औरत के जज्बातों के साथ वो ऐसा क्यों करेंगे? आफरीन, तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब एजाज ही देगा। एजाज अगर यहाँ आता है या आप लोगों को कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले आप लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आप लोगों ने एजाज को बचाने की कोशिश की तो हमारी और आपकी अगली मुलाकात लॉकअप में होगी। अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है जी। यहीं थोड़ी दूर पर जाकर रिक्शा मिल जाएगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर रिक्शा लेकर आता हूँ। हाँ? सना और एजाज के बीच उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा? अरे ये एजाज अचानक गायब कहाँ हो गया? नेगी, ये एजाज के नर्सिंग होम में जाकर उसके और पेशेंट के बारे में पता करो। कहीं सना की तरह किसी और पेशेंट को भी इसने फेक प्रेगनेंसी का झांसा न दिया। और हाँ, इस एजाज का मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ट्रैकिंग पे डाल दो। सर, अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम लोगों पर। अरे एक दिन भी हमारी बेटी चैन की सांस नहीं ले पाई तुम्हारे घर में, और वो तुम्हारा बेटा एजाज, उसने तो हद कर दी। मेरी बेटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। उसे झूठ बोला कि वो माँ बनने वाली है, और जब उसका झूठ सामने आया तो मेरी बेटी को मार ही डाला उसने। कसूर मेरे बेटों का नहीं है, तेरी बेटी का कसूर है। मनहूस थी मनहूस, क्या खुशी दे पाई मेरे बेटे को? एक बच्चा तक तो दे नहीं पाई, बात करती है। अरे उसकी वजह से तो मेरे बेटे की नौकरी चली गई, और मेरा दूसरा बेचारा पता नहीं पुलिस से डरते हुए कहाँ ठोकरे खाते फिर रहा है। पता है, इनका बेटा हमारी बेटी को मार के भागा है। अगर मुजरिम ना होता तो आज सामने खड़ा होता ना। बहुत गलत किया आप लोगों ने हमारे बच्चे के साथ, बहुत पछताओगे आप लोग। एक एक खुशी के लिए तड़पोगे तुम लोग। उस दिन से आप तड़प ही रहे हैं जिस दिन तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ हुआ था। अरे इतना शुक्र करो कि हमने तलाक नहीं दिया अभी तक। देखो कैसी बातें करिए सलील लोग। चलो, अरे जाओ जाओ, कहाँ से उठ के चले आते हैं भिखारी लोग। सर, सना के बैंक से पता चला है उसने अगस्त में अपने 3 लाख की एफडी तोड़वाई, और वो पैसे उसने एजाज के अकाउंट में ट्रांसफर किए। उसी दिन एजाज ने 1 लाख रुपए बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर किए, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में 50-50 हज़ार रुपए बिरजू के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये बिरजू कौन है? एजाज के नर्सिंग होम का वार्ड बॉय। वार्ड बॉय? ये तो पता नहीं साहब, और बड़ी बात हुई थी। साहब को आज सुबह से मैंने देखा नहीं है। तो वार्ड बॉय के साथ मिलकर ये एजाज क्या खेल खेल रहा है? उठाकर लेकर इस बिरजू को। सर, बिरजू। साहब मेरा बच्चा चोरी हो गया। सब कुछ भी कीजिए, मेरा बच्चा ढूंढना है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, साहब मेरा बच्चा ला दीजिए। हमें नहीं पता साहब, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पति के पास इतना पैसा आया कहाँ से। साहब हमारा बच्चा। आपका बच्चा चोरी कैसे हो गया? साहब वो दिन ना, चलो दर्शन करने जाना ना मुन्ना। सुनो, मुन्ने को ना भगवान के अच्छे से दर्शन करवा के लाना। स्वाति, मैं मुन्ने को अच्छे से भगवान के दर्शन भी करवाऊंगा और आशीर्वाद भी दिलाऊंगा। तू एक काम कर, तो फटाफट खाना बना। वैसे मुझे नर्सिंग होम भी जाना है ना। हाँ स्वाति, स्वाति, क्या हुआ? बर्बाद हो गया। उन्हें कहा है? मेरे सर पे मारा पीछे से, उठा लेकर चला गया। स्वाति मैं क्या करूं? क्या चल रहा है ये सब? बता क्यों मारा सना को, और डॉक्टर एजाज कहाँ है? बोल। हमको छोड़ दो साहब, हम गरीब आदमी हैं साहब। तू और गरीब?
भगवान करे इस देश में तेरे जैसे गरीब पैदा हो जिनके अकाउंट में 2 लाख रुपए हो। साहब ऐसी मत कर यार, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए सर, मेरे पास कुछ नहीं है साहब। वही 2 लाख रुपए जो पिछले 3 महीने में डॉक्टर एजाज ने तेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो तो डॉक्टर साहब से हमने लोन लिया था हमारे बहन की शादी के लिए। हो गई शादी? हाँ साहब हो गई। फिर ये 3 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आए? साहब ये पैसा मेरा नहीं है साहब, हमें नहीं मालूम साहब। ये पैसे हमें तेरे घर से मिले थे। मानो साहब, सब खाते बोलते कि हमारा पैसा नहीं है साहब, ये पैसा हमारा नहीं है। तेरे बच्चे को किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि तूने बेचा था। सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कोई बाप अपने बेटे को बेचेगा क्या सर? चेतन, इनको तो जानता ही होगा, ये तेरा ही बच्चा है ना, इनको ही बेचा था ना अपने बच्चे को। बोल। तेरे कॉल रिकॉर्ड की वजह से हम लोग इन तक पहुंचे हैं। तेरे जैसा बाप हो ना तो अपने बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। और आप लोग भी, आप लोगों ने ये जो कुछ भी किया है ना वो गलत भी है और इलीगल भी है। अब चाहे तो बच्चा अडॉप्ट कर सकती थी। अब तू मुंह खोलेगा? साहब पैसों के लालच में हमने हमारा बच्चा इनको भेज दिया था, लेकिन ये सब हमारे दिमाग में डॉक्टर एजाज ने भरा था साहब। डॉक्टर साहब हमसे हमारा बच्चा खरीदना चाहते थे 3 लाख रुपए में। हमारे लिए 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। हमने सोचा बच्चे का क्या है, बीबी और एक बच्चा पैदा कर लेगी। तभी सब 10 अक्टूबर के करीब ये लोग हमसे मिले। ये लोग हमें 5 लाख रुपए दे रहे थे, तो हमें लगा साहब पैसा ज़्यादा दे रहे थे, तो हमने हमारा बच्चा इनको भेज दिया साहब। डॉक्टर साहब और सना मैडम को मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों में काफ़ी झगड़ा भी होता साहब। इस बिरजू के बात पे यकीन करें तो एजाज और सना अपने ही फैमिली के साथ खेल रहे थे। बिरजू के बच्चे को अपना बच्चा बताकर धोखा दे रहे थे। अगर ये दोनों ही प्लान में शामिल थे तो फिर सना को मारा किसने और क्यों? इस एजाज का मिलना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। एजाज के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो, खबरियों को काम पर लगा दो, और एजाज के मोबाइल पे या बैंक अकाउंट में कुछ भी हरकत होती है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो। सर हेलो सर, शिव मंदिर वाले रोड के पास एक लाश मिली है। ठीक है, हम अभी आते हैं। आइए सर, मैंने ही आपको फोन किया था। सर इस औरत का भी पेट काट के मारा गया, और अगर ये बच्चा इसी का है तो कोई प्रेग्नेंट औरतों को क्यों टारगेट कर रहा है? तेरी बहुत हो गया दरिंदगी का खेल, अब इस दरिंदे का शिकार करने का वक्त आ गया है। एक और तकरीबन 8 महीने की गर्भवती महिला कुसुम को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर कौन था जो गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था, और इस सब के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या ये सब एजाज कर रहा था? इस बेरहमी से पेट काटकर बच्चा निकालकर वो अपनी किस जहनियत का सबूत दे रहा था? सच जानने के लिए पुलिस इली चोटी का जोर लगा रही थी। सर ये केशव है, इन्होंने अपनी बीवी कुसुम की किडनैपिंग की कंप्लेंट जनकपुरी थाने में लिखवाई, लेकिन उसकी बॉडी हमारे एरिया में मिली। साहब मेरी बीवी को मार दिया साहब, मेरी बीवी को मार दिया साहब। देखिए हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। पोस्टमार्टम के बाद आप बॉडी लेकर जा सकते हैं। सर कहीं इन किलिंग्स में एजाज का हाथ तो नहीं? तो 16 अक्टूबर को जनकपुरी के शिव मंदिर एरिया से कुसुम गायब हुई, और सना एजाज के नर्सिंग होम के यहाँ से अगवा हुई, जो कि चाणक्यपुरी में। दोनों की बॉडीज हमारे एरिया में मिली। ये जो कोई भी है इसके पास 4 व्हीलर होना जरूरी है इन प्रेग्नेंट औरतों को अगवा करने के लिए। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों औरतों को नशे की दवा दी गई। दोनों का पेट सर्जिकल इक्विपमेंट से काटा गया था और दोनों की डिलीवरी की डेट नजदीक थी। ये बात और है कि सना प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उसने प्रेगनेंसी का दिखावा किया था। सर ये दोनों केसेस सेम, लेकिन बाकी सब कुछ अलग। डॉक्टर्स अलग, नर्सिंग होम अलग, जहाँ ये दोनों औरतें रहती हैं वो एरियाज भी अलग। हो सकता है कि अपराधी जो इन दोनों को पर्सनली जानता हो।
सर्जिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब कोई तो मेडिकल प्रोफेशन का आदमी इसमें इन्वॉल्व है। ये डॉक्टर एजाज अभी भी गायब है ना? जी सर। सर डॉक्टर एजाज का क्रेडिट कार्ड होटल एलाइट में स्विच किया गया है। ये डॉक्टर एजाज है, ये यहाँ रुका है? जी सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर सना भाभी के बार बार मिस कैरेजेस हो रहे थे और अम्मी ने उनकी जान ले रखी थी। इस बार जब सना भाभी का तीसरा महीना क्रॉस हुआ तो भाभी, वो बच्चा सना भाभी की आखिरी उम्मीद था सर। अम्मी ने सना भाभी को कह दिया था कि अगर इस बार बच्चा नहीं हो गया तो वो भाईजान की दूसरी शादी करवा देंगे। एजाज, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो प्लीज, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं खुद को खुद कर लूंगी। अम्मी जान अडॉप्शन के बिल्कुल खिलाफ थी सर, और ये बात भाईजान और सना भाभी को अच्छी तरह से पता थी सर। अम्मी के दिमाग में वही सारी धक्के बातें भरी हुई थी, अपना खून, अपना बच्चा। इसलिए मैंने ही सना भाभी को फेक प्रेगनेंसी का आइडिया दी सर। इत्तेफाकन उसी दौरान मुझे पता चला कि हमारे वार्ड बॉय बिरजू की वाइफ माँ बनने वाली है। मैंने बिरजू से बात भी कर ली थी और वो तैयार भी हो चुका था सर। और ऐन वक्त पर बिरजू अपनी बात से मुकर गया सर। सना भाभी को जब ये बात पता चली तो वो सुनार के यहाँ जाने का बहाना करके घर से निकल के सीधे नर्सिंग होम आ गई मुझसे मिलने, और इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ सर उससे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती एजाज। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बच्चा ला कर दोगे। मुझे कहीं से बच्चा ला के तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने वादा की तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। सना भाभी की बात भी सही थी सर, उनकी परेशानी सिर्फ मेरी वजह से थी। ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? सर एक डॉक्टर होने के नाते ऐसा कोई भी इलीगल काम करने से मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता था सर। मैं डर गया था सर। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई सर, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। गलत काम गलत ही होते हैं, चाहे नीयत कितनी भी अच्छी हो। इसे जानते हो? नहीं सर। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। मैं भी बस आ रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। अगर डॉक्टर एजाज नहीं तो कौन है? नेगी, इन दोनों के से कड़ियों को हमें जोड़ना है। कुसुम और सना के फैमिली मेंबर से बात करके पता करो वो कौन लोग थे जिन्हें ये पता था कि ये दोनों 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के नजदीक थी। जी सर। अब तक तो एजाज गायब था और शक की सुई उस पर ही टिकी हुई थी, लेकिन एजाज के मिल जाने के बाद भी पुलिस ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई कि सना को किसने मारा और उस दूसरी औरत कुसुम को किसने मारा। पुलिस ने एक मुश्किल लेकिन पुख्ता तरकीब ढूंढ निकाली। ये पता किया गया कि गर्भवती महिलाओं के करीबी और दूर के लोगों में से कितने लोग ये जानते थे कि वो औरतें मां बनने वाली हैं। हर एक नाम को बारीकी से जांचा गया और आखिरकार उनके सामने वो नाम आ ही गया जो इन सब में कॉमन था। सर, इन दोनों केसेस में एक कॉमन नाम सामने आया, उमा देवी। ये इन दोनों के घर पे मालिश और देखभाल का काम करने जाती। एड्रेस पता कर लिया। नेगी, तोड़ दो दरवाजा। सर। नमस्ते। सना घर में नहीं है, बाद में आना। कब तक आ जाएगी? उमा देवी? जी मैं ही हूँ। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुसुम और सना मेरी बेटियों जैसे थी, भला मैं उनको क्यों मारूंगी? उमा जी, कुसुम और सना के गायब होने के वक्त से लेकर मौत होने तक आप कहाँ थी? सर इन्हें देख के तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ कर पाएंगे। सर एक और केस आया है सेम। सर,
ये मेरी बहू देविका 8 महीने की प्रेग्नेंट थी सर, खो गई है। आप किसी उमा देवी को जानती है? हाँ, वो मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी बहू की मालिश करती है। उमा जब जिन घर में मालिश के लिए जाती थी, कैसे जाती थी आप वहाँ? साहब, मेरा पोता राहुल ऑटो चलाता है, वही अपने ऑटो में मुझे ले जाता था। ठीक है, उसका नंबर दीजिए मुझे। देखिए सर। साहब क्या बात है, आप राहुल का नंबर क्यों पूछ रहे हैं? सर, राहुल का नंबर ट्रेस हो गया। रुक जाओ। सर, ये देखिए। आपको गलत फहमी हुई है, मेरा पोता ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। सर मैं बता रहा हूँ, सर मेरी बात। उठाओ उठाओ इसे। सर मार क्यों रहे हैं सर? मैं आपको सब बताता हूँ सर। बोल बोल बोल। सब बताता हूँ। हाँ, मैंने ही सबको मारा है सर। सर मार क्यों रहे हैं सर? मैं बता तो रहा हूँ आपको सर। और क्या करता सर? मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ने में भी अच्छा था, नंबर भी ठीक ठाक आते थे सर। कॉलेज गया था सर एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पता चलता है डोनेशन देनी पड़ेगी पूरे 20 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आता बताइए? तो सोचा कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ, अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो कुछ धंधा ही कर लूँगा, और पैसों के लिए कुछ शॉर्टकट तो चाहिए था। फिर मैंने ऑटो चलाना शुरू किया, और फिर ना सर मैंने एक दिन अखबार में भी पढ़ा कि बे औलाद लोग नवजात बच्चे के लिए 3-3 लाख रुपए देने को तैयार है। और सच बताऊं सर, मैंने हॉस्पिटल से भी बच्चे चुराने की सोची थी, लेकिन फिर याद आया वहाँ तो सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी भी टाइट होती है। सोचा बच्चे को रहने देता हूँ, माँ को ही उठा लेता हूँ बच्चे के साथ। और वैसे भी सर 8-9 महीने की प्रेग्नेंट औरत में जानी कितनी होती है। और दादी जिन जिन घरों में मालिश करने को जाती, मैं इन औरतों को नहीं मारना चाहता था सर, मैं तो बस अपनी दादी का सपना पूरा करना चाहता था, डॉक्टर बन के। अपने दादी का सपना पूरा करने के लिए तूने 2 परिवार का सपना तोड़ दिया, उनकी खुशियां छीन ली। अब जेल में सड़कर पूरा करना अपने दादी का सपना। सर मैं तो सब बता दिया आपको, मैं कुछ नहीं छुपाया आपसे सर। सर सॉरी सर, गलती हो गई, मेरी बात तो सुन लो, मैंने सब बता दिया आपको। चाहतों के आसमान में उड़ने में कोई बुराई नहीं है, शर्त बस इतनी है कि पैर जमीन की सच्चाई को ना छोड़ें, वरना इंसान मुंह के बल गिरता है। फरहान को ज्यादा पैसा और प्रमोशन चाहिए था, और इसी वजह से उसने अपनी बॉस नेहा के साथ संबंध बनाए। सलमा को सना से फरहान का वारिस चाहिए था, जिसके लिए डॉक्टर एजाज ने गलत रास्ता इख्तियार किया। सना को अपनी शादी को बचाने के लिए बच्चा चाहिए था, इसलिए वो एजाज की बातों में आ गई। और राहुल को डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसके लिए उसने खौफनाक जुर्म का रास्ता चुना। लेकिन इन सब की चाहतों का अंत बुरा ही हुआ। जुर्म का रास्ता चुनने की बजाय अगर इंसान अपनी प्रतिभा पर भरोसा करे और कोशिश करता रहे तो वो जरूर कामयाब हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।